नमस्कार। आज सबसे पहले बात करेंगे हम अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोज़र की। कई जगहों से इस तरह की बातें सामने आई हैं, इस तरह की खबर आई है। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के ज़िलों तक अवैध कब्ज़ों के खिलाफ विशेष अभियान चल रहे हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं ये दो तस्वीरें, एक है उत्तर प्रदेश की तस्वीर और दूसरी तरफ आप देखिए तो ये गुजरात की तस्वीर है। तो अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में आज से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोज़र एक्शन शुरू हो गया है। यहाँ पर जो मकान हैं वो अवैध मकान हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं। ये अहमदाबाद की बात है, गुजरात में। दूसरी तरफ है नेपाल। नेपाल में जो उसकी सीमा से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका है, यूपी के कई ज़िलों में बिना मान्यता वाले मदरसों और अवैध कब्ज़ों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर समेत कई ज़िलों में कार्रवाई हुई है। तो यहाँ पर इन दो जगहों पे एक्शन हुआ है। गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। यहाँ पे 50 बुलडोज़र और 36 डंपर लगाए गए हैं। अब तक 2000 वर्ग गज यानी कि 18,000 वर्ग फुट में फैले क्षेत्र के अतिक्रमण को साफ किया जा चुका है। ये सारा का सारा अतिक्रमण है जहाँ पर बांग्लादेश से आए लोग जो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं वो यहाँ पर बसे हुए थे। पुलिस है, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें इस इलाके में तैनात हैं। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी देवांग आचार्य इस पे और जानकारी दे रहे हैं। अप्रैल को आतंकवाद हमला, उससे चलते पूरे देश में सभी जो अवैध रूप से जो भारत में रह रहे हैं उनको यहाँ से निकाले जाने की नरेंद्र मोदी वड़ा प्रधान ने बात की थी। तो तभी जो गुजरात राज्य के और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी पुलिस को ऐलान कर दिया है कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं इंडिया में उनको यहाँ से निकाला जाए। तो गुजरात राज्य में जो बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी आवेदन दे दिया था। उसे चलते कि गुजरात पुलिस ने और खासकर अहमदाबाद पुलिस ने टीमों एक काम किया। 400 से अधिक यानी बांग्लादेशी थे उनको हिरासत में लिया आगे की पूछताछ की। और जो चंडोड़ा है, चंडोड़ा तालाब बोलते हैं उसमें वही अवैध रूप से जो बांग्लादेश लोग रह रहे थे उनका भी जो है मकान है उनको डिमोलेशन की शुरुआत की है आज से। और करीबन 150 और से 200 से ज़्यादा जो है यहाँ अभी जीसीबी चल रहे हैं। आपको दृश्य में देख सकते हो कि लोगों के जो है अवैध रूप से ठहरे हुए लोग हैं बांग्लादेशी, उनके जो मकान है वो मकान तोड़ रहे हैं जीसीबी से। लगातार जो कल रात से है ये जो कार्यक्रम है वो पुलिस और महानगर पालिका की ओर से चला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बात करें तो यहाँ करीबन 2000 से ऊपर वो यहाँ रह रहे थे। उनको उनके जो मकान है वो मकान का तोड़ के पूरी जो जगह है वो खाली करे। आपको बता दें कि बंदोबस्त भी काफ़ी कड़क कर दिया गया है। लोकल बंदोबस्त के बीच में जो है ये डिमोलेशन हो रहा है। उसी चलते आपको दिखा दें कि ये पुलिस का जो है ड्रोन से भी जो है निगरानी रख रहे हैं। कोई अनिच्छा बनाव नहीं बने, कहीं कोई ना कोई जो बात करें तो अनिच्छा बनाव नहीं बने, कोई घटना नहीं घटित हो, कोई अवैध रूप से तात्कालिक जो है वो बाहर निकाला जाए। कहीं जो घटना है आपको दिखा दें कि पूरा जो ये तालाब है वो तालाब भी है और ये जो लोग खड़े हैं ये यहीं रहने वाले लोग हैं। उन पूरा ये जो तालाब है वो तालाब है। आप देख रहे हैं तालाब को कैसे इन लोगों ने अवैध रूप से जो है मकान बनाए थे। और यहाँ जो है ये सामान आपको दिखा दे कि यहाँ से जो तोड़ के जो मकान तोड़े उसके सामान जो है वो यहाँ उन लोगों ने पैदल रिक्शा जो बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, त्रिपहिए, उसमें घर बकरी का सामान है वो ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बात करें कि अवैध रूप से रह रहे ये बांग्लादेशी को यहाँ से देश निकाल करने हेतु जो भारत सरकार ने पहल की है उससे चलते अहमदाबाद पुलिस और महानगर पालिका ने जो है काम शुरू कर दिया है। जी, कैमरा पर्सन कुणाल के साथ देवांग आचार्य, एनडीटीवी के लिए अहमदाबाद। और हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ गए हैं इस वक्त महेंद्र, और जिनसे हम और जानकारी लेंगे कि यहाँ पर इस वक्त किस तरह की कार्रवाई हो रही है। महेंद्र, हमने देखा है कि ये अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग रह रहे थे वो कितने सालों से यहाँ बसे हुए थे और अब ये हटाया जा रहा है, तो ये कार्रवाई
यहाँ पे ये बस्ती बसने में भी काफ़ी समय लगा होगा। ये सारे के सारे क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? नगमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद का सबसे बड़ा जो ये डिमोलिशन की कार्यवाही है, चंदाला जो झील है, वहां पे 50 साल से कई लोग रह रहे थे। और इन सारे लोगों में जब कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ है, इसके बाद में जो पूरे देश भर में अलर्ट किया था, जो बाहर के विदेशी लोग हैं जो गैर कानूनी अवैध रूप से यहाँ पे रहते हैं, इन लोगों को यहाँ से खदेड़ने का एक कार्यक्रम जारी किया था। उसी तहत अहमदाबाद में भी 890 जितने लोग वहाँ पे रह रहे थे, उसमें से 125 को डिटेन किया गया है। और आज इन लोगों में से 18 लोगों ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। तो याचिका में उन्होंने बताया थे कि हम 50 साल से रह रहे, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताए थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने वो खारिज करके डेमोलेशन चालू रखने का हरी झंडी दी थी। इसके बाद में वहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और सीपी गुजरात के पुलिस वड़ा, इन सारे लोगों की 25 मिनट तक अभी मीटिंग चली। और इस मीटिंग में उन लोगों ने पूरे का पूरा डिमोलिशन का वहां का जायजा लिया। अभी तक में 50 से 60% जो झुग्गियां थी, वो झुग्गियां को तोड़ने का काम खत्म हुआ है, अभी भी काम शुरू है। जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और लंबे समय से वहाँ पर यह अतिक्रमण था। 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर इस पर कार्रवाई हो रही है और हटाया जा रहा है यह अतिक्रमण। आपको सुनाते हैं इस पर क्या कह रहे हैं वहाँ के अधिकारी। अभी एएमसी ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं और एक उन्हीं के द्वारा ये आज डिमोलिशन की कामगिरी की जा रही है। पुलिस, ताकि जान हानि ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको ध्यान में लेके पुलिस बंदोबस्त रखा गया। अभी तक 50 जितनी टीम काम कर रही हैं और उनके साथ मैं मानता हूं कि 2000 जितनी पुलिस इसमें काम कर रही है। तो ये तो बात हो गई जो गुजरात में कार्रवाई हो रही है और अहमदाबाद में है, लेकिन दूसरी तरफ हमने आपको एक दूसरी खबर भी दिखाई नेपाल सीमा से सटे यूपी के ज़िलों की। तो वो दिखाते हैं आपको तस्वीर। नेपाल सीमा से जो सटे यूपी के ज़िले हैं, वहाँ पर बिना मान्यता वाले जो मदरसे हैं और अवैध कब्जे हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाया गया है, जिसमें कि बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज। इनमें सैकड़ों अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चल रहे हैं और बिना मान्यता के मदरसों पर ताला लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी तरह के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर ने बात की है इस पर ओपी राजभर से। ये जो सीमावर्ती इलाकों में मदरसों पर कार्रवाई जब्तीकरण की और ध्वस्तीकरण की हो रही है, ये कार्रवाई अचानक क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई? देखिए, समय समय पर जो शिकायतें आती रही तो उसमें जांच होती रही। आपने भी पिछले देखा होगा कि एटीएस की जांच लगी थी। तो ये पहलगांव घटना से ही ताल्लुकात नहीं कि उसी घटना से गिराए जा रहे हैं। देखिए, मदरसे जो बने हैं वो शिक्षा देने के लिए बने हैं, न कि मदरसे बना कर के अंदर नोट छापा जाए। मदरसे बना कर के विदेशी लोगों को वहाँ रुकने की व्यवस्था कराई जाए। विदेशी फंडिंग मदरसे खोल कर बना करके हम विदेशी फंडिंग लेन देन करें। तो इसकी जांच में जो लोग पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और हम उन साथियों से कहूँगा जो मदरसे खोल करके नियम संगत शिक्षा का कारोबार कर रहे हैं, शिक्षा लोगों को दे रहे हैं, ऐसे लोग निश्चिंत रहें, निडर रहें, निर्भीक रहें। किसी को इस तरह के शिक्षा देने वाले लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे मिल लें। लेकिन अगर मदरसे में नोट छपेगी, विदेशी लोगों को शरण दी जाएगी, आतंकवादी गतिविधियों में अगर लिप्त पाए जाएंगे, विदेशी फंडिंग लेंगे, तो जांच में दोषी पाए जाने पर ऐसे खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
तो ये अभी रुकेगा नहीं, चलेगा, और इसलिए भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पर गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं और जिस वजह से मदरसे बने थे वो काम नहीं हो रहा है। ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर, जिनसे बात की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। रणवीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी गए हैं इस पर और चर्चा के लिए। ये जो कार्रवाई है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है और बहुत बड़े इलाके में चल रही है रणवीर, और निशाने पे ज़्यादातर क्या है और ये कितने समय से यहाँ पर बसे हुए थे इस तरह के मदरसे या जिनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, वो कैसे अवैध निर्माण है और अब अचानक कार्रवाई यहाँ पर जो हो रही है उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहलगाम के हमले के बाद अब उत्तर प्रदेश में अलर्ट है और अलर्ट के बाद 3 अहम कदम उठाए गए हैं। पहला, जो भी पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीज़ा पे थे या जो भी जिनको केंद्र सरकार ने कहा है बाहर निकालना, उनको चुन के बाहर निकाला गया आइडेंटिफाई करके। दूसरी कार्रवाई हुई, जो नेपाल की सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर अवैध तरीके से बने हुए मदरसे, और तीसरी कार्रवाई है बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को चिन्हित करके उनको भी यहाँ से हटाने की जो कोशिश है। अब अगर बात करें सीमावर्ती इलाकों की, तो पीलीभीत से लेकर लखीमपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, वो ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हैं और हर कोई जानता है कि नेपाल की और भारत की सीमा खुली हुई है। गांव ऐसे हैं कि आप कब नेपाल से भारत में आते हो, भारत से कब नेपाल चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। बीते कुछ सालों में एक जो सरकार ने जांच कराई थी, उस रिपोर्ट में ये पता चला कि कई ऐसी इमारतें खड़ी की गई जिनकी परमिशन मकान बनाने के नाम पर ली गई, लेकिन जब मकान के नाम पर वो इमारत बन गई तो वहाँ मीनारें बना दी गई और मदरसे बना दिए गए। मदरसे इतने बने जितने स्टूडेंट नहीं थे। गोरखपुर के एडीजी हुआ करते थे आज से 4 साल पहले, दावा शेरपा, उन्होंने तो बयान दिया था कि 300 मदरसे सिद्धार्थनगर ज़िले में 3 साल के भीतर खुले हैं। तो ऐसे में ये जो मदरसे हैं इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये जांच का विषय था। कौन लोग इनके पीछे हैं, क्या मकसद है, नेपाल के आसपास ही क्यों बस रहे हैं, इस एंगल पे जांच हुई थी और इसके बाद से सैकड़ों मदरसे ऐसे पाए गए जो सीमावर्ती इलाकों में हाल के 7-8 सालों में बने हैं। अब अगर बात करें पहलगाम हमले को जोड़ करके देखने की, तो चूंकि पहलगाम हमले के बाद कई तरह की आशंकाएं हैं और इस आशंकाओं के बीच में नेपाल की जो खुली सीमा है वहाँ से किसी को भी भारत में दाखिल होना और अवैध बनी इन इमारतों में जाके शरण लेना और वहाँ की मदद से भारत में अंदर दाखिल होना, ये बहुत आसान था। और इसी वजह से सरकार ने ऐसी इमारतों को, जिनको मदरसे का नाम दिया गया था, वहाँ ना उसकी मान्यता थी, ना वहाँ छात्र थे, लेकिन इन फिर मदरसों भी में हो क्या इमारतें रहा खड़ी था, करके उसको मदरसा रणवीर? कहा गया था, उनको चिन्हित किया गया। इन मदरसों में हो क्या रहा था? ये मदरसे देखिए, थे, उनको इनका नाम मदरसा दिया बनाया गया था, गया, लेकिन कुछ उसके बच्चों- अंदर में कौन से लोग रहते थे, क्या कार्रवाई चलती थी, कितने समय से मदरसे थे यहाँ? देखिए, कहा यह गया कि ये मदरसे हैं, कुछ बच्चों का एनरोलमेंट दिखाया गया, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि बच्चे तो हैं ही नहीं और वो जो लोग हैं वो विदेश में रह रहे हैं, जिनके नाम पर ज़मीन खरीदी गई थी, जिनके नाम से मकान बनाने का नक्शा पास किया गया था, वो तो वहाँ रहते नहीं थे। तो कौन लोग थे, कौन लोग इसको संचालित कर रहे थे, क्या मकसद था, अगर मदरसा चलाना था तो मान्यता क्यों नहीं ली गई, तमाम ऐसे सवाल थे। और इसी वजह से तमाम जो इमारतें, और आपको बताया एक खास बात, जो भारत और नेपाल की सीमा है वहाँ एक नो मैंस लैंड है जो बॉर्डर पे होता है, ना भारत की ज़मीन है ना नेपाल की ज़मीन है। उस नो मैंस लैंड पे भी कई सारे मदरसे बनाए गए थे और इसी वजह से भारत सरकार इसको लेकर चिंतित थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जो भारत के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो ऐसी इमारतें थी उनको जब्त और ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया। तो अब इस पर कार्रवाई शुरू हुई है, खास करके पहलगाम हमले के बाद, जब उन तमाम लोगों को वापस भेजा जा रहा है जो पाकिस्तानी रहे और जो यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद इस तरह के एक्शन में और तेजी आई है। धन्यवाद आपका रणवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। और एक बड़ी खबर, अब आपके काम की खबर। तमाम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लगातार पिछले कुछ समय से दिल्ली स्कूल
फीस और उस बढ़ती मनमानी के साथ बढ़ाई जाने वाली फीस के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। अब प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस पर लगाम लगेगी। एनडीटीवी ने स्कूल फीस को लेकर एक खास मुहिम भी चलाई थी और अब ये खबर आई है कि जो एक फीस एक्ट है उसके तहत स्कूल्स जो हैं वो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा पाएंगे फीस। दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पहली बार ये बिल बनाया गया है और दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है और अब स्कूल्स जो हैं अपनी मनमानी फ़ीस नहीं बढ़ा पाएंगे। और इसके तहत क्या क्या होगा, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए मेरे सहयोगी रवीश रंजन। रवीश, ये एक बहुत बड़ा कदम है, आपने बहुत इसके ऊपर रिपोर्ट्स की, हम लोगों ने इसके ऊपर कई कार्यक्रम किए और पूरी मुहिम चलाई एनडीटीवी ने। स्कूल फ़ीस जो लगातार बढ़ती रही हैं उनके पीछे का औचित्य क्या है और कैसे वो मनमानी फ़ीस बढ़ रही है। अब ये जो फ़ीस एक्ट है जिसे लागू करने की बात सरकार कर रही है, इसको बड़ा फैसला लिया गया है, उसके तहत किस तरह के निर्देश या गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे, स्कूल्स को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए नगमा, सबसे पहली बात है कि सरकार का ये दावा है कि 1973 के बाद में कभी भी स्कूल एक्ट में कोई बदलाव नहीं किए गए और इसकी वजह रही कि फीस के ऊपर में कोई उस तरीके से जो बिल है, जो कानून है, वो अभी तक बना नहीं। दूसरी बात यह है कि अब जब कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है तो विधानसभा में ये पास होगा और उसके बाद में ये कहा गया है कि 31 जुलाई तक जो स्कूल समिति है वो फीस का निर्धारण करके और फिर जो है वो शिक्षा निदेशालय को भेजेगी। तो 31 जुलाई तक इस साल जो है वो सभी स्कूल, जो 1677 स्कूल हैं, वो फीसों का निर्धारण करेंगे और उसके बाद में शिक्षा निदेशालय से उसको मंजूरी मिलेगी और फिर अगले सत्र से उसको लागू किया जाएगा। इस बिल में ये भी खास बात है कि अगर एक बार इस फीस को समिति ने फीस को बढ़ाने या घटाने पर मंजूरी दे दी तो फिर 3 साल तक जो है वो आप फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बहुत अहम बात है क्योंकि अब आमतौर पर ये देखा गया है कि जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल हैं वो हर साल जो है वो फीस को बढ़ा देते थे। तो इस बार ये कैप लगाया है सरकार ने कि अगर एक बार जो है वो स्कूल समिति ने निर्धारण कर दिया फीस का तो 3 साल तक अब स्कूल बढ़ा नहीं पाएगा। अब सरकार का ये कहना है कि 3 स्तरीय जो है समिति का गठन किया गया है। पहला जो समिति है वो स्कूल समिति का गठन किया गया है। उस स्कूल समिति के अंदर 5 पेरेंट्स को शामिल करना होगा। हालांकि इसका चेयरमैन मैनेजमेंट के लोग होंगे, लेकिन वो 5 पेरेंट्स लकी ड्रॉ के माध्यम से उसमें शामिल होंगे। आमतौर पर ये देखा जाता था पहले कि स्कूल मैनेजमेंट अपने हिसाब के पेरेंट्स को जो है वो शामिल कर लेती थी, लेकिन स्कूल समिति में पारदर्शिता लाई गई है कि लकी ड्रॉ से शामिल किया जाएगा और फिर स्कूल समिति जो है वो फीस का स्ट्रक्चर तैयार करेगी। जी, धन्यवाद आपका। स्कूल समिति जो है वो फीस का स्ट्रक्चर तैयार करेगी और इसमें जो अभिभावक होंगे वो एक लकी ड्रॉ से चुने जाएंगे। तो इसमें और ज़्यादा पारदर्शिता के साथ साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था करने की कोशिश की गई है ताकि स्कूल्स अगर फीस बढ़ाते हैं तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकें। भोपाल में गैंग रेप के मामले में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। आरोपी साहिल ने ये नाम बदलकर अपना नाम हिंदू नाम रखा था। साहिल ने अपना नाम बदला, निकी के नाम से बनाई उसने अपनी आईडी और हाल ही में सामने आई पीड़िता ने पुलिस को पूरा मामला बताया। कहा कि वो अपना दूसरा नाम रखकर क्लास चलाता था, लड़कियों को नहीं पता था कि वो किस समुदाय से है। एक बार अपने कमरे पर लेकर गया था वो और वहाँ पर हाथ पकड़ने और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। साथ ही उसने धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया था। इसके अलावा भोपाल रेप केस में कल कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों के साथ मारपीट की। आरोपियों को बचाने के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बाद में आरोपियों को कोर्ट के पिछले गेट से बाहर निकाला गया।
वकील पेशी के दौरान आरोपियों के भगवा गमछा पहनने से नाराज थे। इसको लेकर वकीलों और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि एक आरोपी 3 मई तक पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी निहारिका। निहारिका के पास चलते हैं। निहारिका, ये जो बड़ी बातें अब सामने आई हैं, इससे किस तरह की के गिरोह का कोई एक पूरी प्लान ये किया जा रहा था, बहुत ही एक साजिश के तहत ये बातें अब सामने आ रही हैं कि आरोपी ने नाम बदला, गलत नाम रखकर लोगों को, लड़कियों को झांसे में डाला, और किस तरह से उसने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया है। जी देखिए नगमा, बिल्कुल जिस तरह से लगातार इस मामले की परतें खुलती जा रही है, हमें मामला गहराई से समझ आ रहा है। 2017 से जो मामला चल रहा था, अब ये पूरी तरह से खुल चुका है। खुलने के बाद पता चला कि 7 ऐसे लोग थे जो विशेष समुदाय के थे। उन्होंने अपनी एक गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर हिंदू युवतियों को टारगेट किया, उनके साथ रेप किया, उनकी वीडियो बनाई और फिर उन्हें उसी वीडियो के माध्यम पहुंचाइए। जब पुलिस स्टेशन पहुंची, उन्होंने जांच की मांग की, धीरे धीरे ये पूरा मामला सामने आया। उसके बाद पता चला कि कई ऐसे युवक जिन्होंने अपनी दोस्ती कर थे, उन्होंने अपनी पहचान पाकर उसको नाम रखा था। और ऐसे में जब ये मामला कराने के लिए थाने पहुंची गई युवती थी, इसने कल ही रात को थाने पहुंचकर FIR कराई है। FIR में उसने क्लियर लिखा है कि जो साहिल नाम पर था, वो डांस अकेडमी चलाता था, लेकिन उसने अपनी ID निकी के नाम से बना रखी। आपकी आवाज नहीं आ रही है निहारिका, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लाइन में कोई समस्या है। अगर हम दोबारा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई तरह की बातें सामने आई हैं। इस रेप केस में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि आरोपी ने अपना नाम भी बदला था, धोखा देता था वो लड़कियों को, और उसके बाद में उसने यहाँ पर बेवकूफ़ बनाकर उसके झांसे में डाला और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। धन्यवाद आपका निहारिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात खबर कोटा की। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली है। शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में रह रहे बिहार के कटिहार निवासी छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। वो 15 दिन पहले ही नीट की तैयारी के लिए कोटा आया था। हालांकि इस मामले में अब तक सुसाइड की वजह क्या रही ये नहीं साफ हुआ है, लेकिन किस तरह कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं रुके हैं, ये सवाल फिर खड़े हो रहे हैं। कोटा में साल 2025 के शुरुआती 4 महीने में 14 कोचिंग स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। ये सिर्फ साल 2025 की बात है, जिसमें 4 महीने में 14 कोचिंग स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। इस आत्महत्या ने फिर ध्यान खींचा है कि छात्रों को तनाव से बचाने के लिए ठोस कानून बनने चाहिए। बीते दिनों राजस्थान सरकार ने ऐसे बिल को मंजूरी भी दी, लेकिन उसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। उस बिल में 2 अहम प्रावधान गायब थे। कोचिंग संस्थानों में दाखिले की कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं की गई है। माना जा रहा था कि उम्र तय होनी चाहिए। इसी तरह दाखिले से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जिससे ये पता चले कि जो स्टूडेंट है वो इस कोचिंग में आने के सक्षम है, उसकी काबिलियत यहाँ पे है या किसी और क्षेत्र में। जो भी आए उसे दाखिला दिया जा सकता था अगर आपके पास पैसे हों।
माना गया कि कोचिंग संस्थानों के दबाव में ये बिल आगे नहीं बढ़ सका। ये ख्याल आता है कि अगर कुछ सख्त और संवेदनशील कानून होते तो शायद बच्चे ऐसे दबाव से बच सकते थे। अब नीट और मेंस के इम्तिहान आने हैं तो उसके पहले बच्चे फिर दबाव में हताशा भरे कदम उठा रहे हैं। मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा, ये लगातार एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है और बहुत सारी कोशिशें की गई लेकिन ये रुका नहीं, और अभी आप 2025 में देखें कि इतने सारे केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। हर्षा, पिछले साल, उसके पहले साल लगातार आप रिपोर्ट कर रही हैं, हम इस पर प्रोग्राम्स करते रहे हैं। तो इस वक्त किस तरह की कार्रवाई की गई है इसे रोकने के लिए, और वो कोशिशें जो अब तक नाकाम रही, और उस बिल की भी बात हो रही है जो कि अभी तक पास नहीं किया गया कि शायद इस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के दबाव रहे। देखिए, जब तक ये जो इसकी जो समस्या है उसके मूल कारण तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आप कोचिंग को स्ट्रेस फ्री बनाइए, आप कोचिंग की आवर्स को कम कीजिए, आप कहिए कि मंडे को हम टेस्ट नहीं लेंगे, हम सैटरडे संडे को बच्चों को तनाव मुक्त वीकेंड देना चाहते हैं, हम रिक्रिएशन देना चाहते हैं, हम उनकी इंटेंसिव काउंसलिंग करना चाहते हैं। ये सब कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या बड़ी वजह है कि फिर भी जो आत्महत्या का सिलसिला है वो थम क्यों नहीं रहा है। और जो कोचिंग रेगुलेशन बिल था उसमें काफ़ी लोगों ने अपना योगदान दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रिकमेंडेशंस थी, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी रिकमेंडेशंस थी, और जो ड्राफ्ट बिल था उसमें ये कहा गया था कि देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 14-15 साल के जो बच्चे हैं, उनको स्कूल में होना चाहिए, उनको आप कोचिंग में मत धकेलो, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें सिर्फ कोचिंग होता है, उसमें जो बच्चे हैं उनके पास प्लेग्राउंड नहीं होते हैं, उन पे दोस्त नहीं होते हैं, क्लासरूम्स नहीं होते हैं, टीचर्स नहीं होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती है। तो एक तो उम्र, क्या उम्र सही है आपको स्कूल में रहने का, और क्या उम्र में आपको कोचिंग में दाखिला लेना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मेंटल हेल्थ के लोग कहते आए हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है वो कि आप जो एटीट्यूड है, क्या आप काबिलियत रखते हैं इंजीनियर की वजह से आप डॉक्टर इंजीनियर बनने का दाखिला लें, और अगर इसकी रखेंगे नगमा हर्षा, आपकी आवाज़ कट रही है इसलिए मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ रहा है, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। आपने जो बड़ी दो वजह की बात की, एक तो न्यूनतम एज की भी बात की कि किस उम्र में कोचिंग में दाखिला होना चाहिए, और दूसरी है कि क्या एप्टीट्यूड है, जो कि इस बिल में है लेकिन इस बिल को भी पास ही नहीं होने दिया गया। तो हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे अपने मेहमानों के पास। आनंद वर्धन शुक्ला हैं जो रिटायर्ड IPS अफसर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब आनंद वर्धन जी, ये इसी साल में देख रहे हैं हम लोग कि 14 सुसाइड्स हो चुके हैं पिछले साल, उसके पहले साल लगातार सुसाइड्स के मामले आए हैं कोटा में। तो पुलिस इसको लेकर किस तरह से सतर्क वहाँ पर रही होगी, क्या काम कर सकती है, क्या इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन पुलिस की तरफ से होना चाहिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए? आनंद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? इंटरवेंशन पुलिस की तरफ से होना चाहिए। आनंद जी और मृत्युंजय आर नारायणन हमारे साथ हैं। मृत्युंजय आर नारायणन जो अध्यक्ष हैं कोचिंग फेडरेशन के। मृत्युंजय जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरह के कदम उठा रहे हैं अब कि ये समस्या जो है इसके ऊपर रोक लगे, बेहतर माहौल हो कोचिंग्स का। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी मृत्युंजय जी? हाँ बिल्कुल। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, कि कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ समस्या क्या है, किस तरह से सुधार किया है इन लोगों ने, कि आपने माहौल में स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त वातावरण देने के लिए वहाँ बच्चों को वो क्या करते हैं? हालांकि जो बच्चे आ रहे हैं वो जाहिर है कि उस तनाव के लिए ही आ रहे हैं, इम्तिहान देंगे तो, लेकिन क्या कोई न्यूनतम एज है वो लागू होनी चाहिए? क्या पॉजिटिव कदम उठाए जाने चाहिए कि यहाँ पर इस तरह की आत्महत्याओं के सिलसिले पे रोक लगे? अभी जैसे परसों का जो हुआ था आत्महत्या, वो 23-year-old स्टूडेंट, लेटेस्ट 2 days बैक जो हुआ था, 23 साल का स्टूडेंट था जो 6ठी अटेम्प्ट ले रहा था। 6 अटेम्प्ट में मुझे जो लगता है ना, ये प्रॉब्लम जो है ना
रूट कॉज जो है बाय गिविंग देम सो। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज की प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। सुरक्षा को लेके एक बैठक हो रही है जिसमें रक्षा मंत्री, CDS और NSA मीटिंग में हैं। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद CCS की मीटिंग्स यहाँ पे लगातार चल रही हैं और इस वक्त ये खबर है कि एक हाई लेवल मीटिंग सुरक्षा को लेकर हो रही है जिसमें कि रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, CDS, NSA मीटिंग में हैं। तो हमारे साथ इस पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अखिलेश हमारे साथ हैं। अखिलेश, आप इस बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं इस वक्त? आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुरक्षा को लेकर ये बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है इस वक्त में। तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक है। लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि भारत की तरफ से तमाम तैयारियां हैं किसी भी तरह की कदम उठाने की, और ऐसे में एक मीटिंग इस वक्त जो हाई लेवल हो रही है। अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पे हैं, तो बताएं इस मीटिंग के बारे में इस वक्त क्या और जानकारी है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक है नगमा, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित हैं, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो भी इस बैठक में है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद है। इसी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर भी अब से कुछ देर पहले 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे हैं, जो कि प्रधानमंत्री का निवास है। बताया जा रहा है कि इसमें पहलगाम हमले के बाद जो भारत की रणनीति है उसके ऊपर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से इसका जवाब देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद 2 बार इस बात को कह चुके हैं कि भारत इसका जवाब देगा। और आपको ये बता दूं कि कल जो कैबिनेट की CCS है, सुरक्षा मामलों की समिति, उसकी बैठक भी होने जा रही है। ये दूसरी बार है कि जब CCS की बैठक पहलगाम हमले के बाद होगी, तो उसमें भी काफी महत्वपूर्ण निर्णय किए जाने कि किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। तो ये उसके पहले काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बैठक उसके पहले ये मानी जा रही है और यहाँ पर तीनों रक्षा जो हेड्स हैं वो भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। और अखिलेश, लगातार ये कहा जा रहा है कि तीनों सेना प्रमुख भी हैं, तो भारत अपने तमाम ऑप्शंस को भी देख रहा है कि जवाब देने के लिए किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, निश्चित तौर पर नगमा। और देखिए, ये जो बैठकें हैं ये एक के बाद एक जो है वो चल रही है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी। करीब 40 मिनट तक वो मुलाकात चली थी। और उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुख और साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक हुई थी। तो तमाम विकल्पों के ऊपर विचार किया जा रहा है। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार ये कह चुके हैं। पहले उन्होंने मधुबनी में कहा, उसके बाद अपने मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा कि जो भी आतंकवादी हैं इस घटना में शामिल, उनको ढूंढ करके मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये बात पीएम मोदी की ओर से स्पष्ट तौर पर कही गई है। तो भारत अपने तमाम विकल्पों को तलाश रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि CCS की जब बैठक हुई थी तो उसमें कई फैसले किए गए, जिसमें कि इंडस वाटर ट्रीटी उसको अबेंस में रखने का फैसला किया गया। और इसी के साथ वीजा को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। साथ ही ये भी फैसला किया गया कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए। इसके लिए एक समय सीमा तय की गई थी, जो कि समाप्त हो गई है। और उसके साथ ही कई सारे बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आए थे उन्हें वापस भेज दिया गया है। तो इस तरह से कई मोर्चों पर भारत काम कर रहा है। आने वाले दिनों में भी कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, जो हमें जिसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी। जी, धन्यवाद आपका अखिलेश। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस वक्त सुरक्षा कारणों से इस वक्त ये मीटिंग हो रही है, लेकिन जाहिर है कि इसके और डिटेल्स सामने अभी आए नहीं है और ना ही आने चाहिए अभी सुरक्षा कारणों से। लेकिन हम आपको ये जानकारी दे दें कि तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। उसके अलावा रक्षा मंत्री मौजूद हैं। यहाँ पर PM आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें कि रक्षा मंत्री हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ये तीनों यहाँ पर मौजूद हैं और ये प्रधानमंत्री निवास पर मीटिंग चल रही है। आपको ये भी बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत अपने तमाम विकल्प पर सोच विचार कर रहा है कि किस तरह से इस आतंक का जवाब दिया जाए। जिस तरह की आतंकवादी गतिविधि जो है वो पहलगाम में देखी गई, जिसमें कि निहत्थे और पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमला किया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए। और उसके बाद से कूटनीतिक दबाव भी भारत ने बनाया है
तमाम बड़े देश जो हैं वो भारत के साथ हैं, विश्व के तमाम बड़े देश जिन्होंने इसकी निंदा की है जिस तरह के आतंकी हमला हुआ, और साथ साथ भारत अपने तमाम विकल्पों को देख रहा है कि क्या जवाब दिया जाना चाहिए सीमा पार से जो आतंकवाद प्रायोजित किया जा रहा है और सीमा पार में जिस तरह आतंकी फैक्ट्री अभी भी खड़ी हुई है। तो इस वक्त ये तस्वीर जो आप देखते हैं वो प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, उसकी तस्वीर है जिसमें तीनों सेना के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बैठक हो रही है और इसमें NSA भी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, यानी कि भारत जो है वो अपने विकल्पों को तोल रहा है कि किस तरह का जवाब इस वक्त दिया जा सकता है। और तमाम एक सख्त कार्रवाई की बात प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कही है। रक्षा मंत्री ने भी इस बात को दोहराया है और ये भी कहा है कि जो आतंकी गतिविधि फैला रहे हैं या जो आतंकवादी हैं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा और उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में जिस वक्त जो हो रही है उसमें तीनों सेना प्रमुख NSA भी मौजूद हैं और इसमें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। CCS जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठकें भी हो चुकी हैं इसको लेकर, और सुरक्षा को लेकर ये बैठक अभी चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, सुरक्षा को लेकर ये बैठक हो रही है। PM आवास पर ये हाई लेवल बैठक है और आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है भारत अपनी रणनीति पर फैसला ले सकता है। कई महत्वपूर्ण फैसले इस पर होने वाले हैं। इसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं, साथ ही रक्षा मंत्री मौजूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन। राजीव, एक हाई लेवल बैठक चल रही है इस वक्त प्रधानमंत्री निवास पे, सुरक्षा को लेकर ये बैठक हो रही है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और चूंकि इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद हैं, CDS, और तीनों सेनाध्यक्ष जो हैं वो मौजूद हैं, तो इसमें ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद बड़े फैसले लिए जाएंगे और जो मिलिट्री विकल्प है उन पर भी बातचीत होगी। बिल्कुल, भारत सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिन आतंकियों ने इन घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है या फिर जिन लोगों ने जो साजिश रची है उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और ये सारे उसी संदर्भ में देखने की जरूरत है कि जिस तरह से इसके सीधे तार जो है पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, तो ऐसे हालात में भारत का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। उसको देखते हुए सेना की तैयारी की बात करें, लगातार 5 दिन से जो पाकिस्तान जिस तरह का युद्ध विराम को उल्लंघन कर रहा है, तो सारी चीजों को देखते हुए पहले आपको याद होगा शनिवार को तीनों चीफ जो है CDS से मिले थे, उसके बाद रविवार को जो है CDS जो है रक्षा मंत्री से मिलते हैं, और सोमवार को कल जो है राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, और आज जो है तीनों चीफ जो है प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। तो मैसेज एक साफ देने की कोशिश की जा रही है कि भारत के सामने क्या क्या विकल्प है, किस तरह से पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। जिन लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया है, जो निर्दोष सैलानी थे जिनको मारा है, उन सारी चीजों को देखते हुए एक मीटिंग ये काफी अहम हो जाती है। धन्यवाद आपका। जी, इस वक्त एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद हैं और NSA अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये बैठक हो रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले इसके बाद लिए जा सकते हैं।